लो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे ऐसी आशा करता हूँ। देखिएगा, आज हम लोगों के जो क्वेश्चन, जैसा हमने बताया था कि आज आर ओ के लिए इकोनॉमिक्स की क्लास में एक जो टॉपिक आ रहा है वो आपका कृषि से संबंधित टॉपिक आ रहा है। इस कृषि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। तो सभी लोग, जितने भी लोगों को ये आंसर आते हैं वो लोग जवाब ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन आज आपकी 9 बजे क्लास जो होने वाली है वो आपकी कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो कंप्यूटर की उस बेसिक क्लास में सभी लोग जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा टॉपिक है जो कंपलसरी हो गया, हर एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी। अभी जो कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी आई है उसमें पूरा एक आधा पोर्शन कंप्यूटर का आ रहा है। एपीओ की वैकेंसी भी आई है, उसमें भी कंप्यूटर आ रहा है। एसएससी में तो कंपलसरी हो ही गया कि क्वेश्चन आने का आने थे। तो कंप्यूटर की क्लास आप मत छोड़िएगा। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं और जिनका खास करके दिल्ली पुलिस लगा हुआ है एग्ज़ाम, वो लोग तो बिल्कुल भी न छोड़ें उसको, बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयारी करें उसकी, ठीक है। तो अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और आंसर बताना आप लोग शुरू कर देंगे। लिखा हुआ, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत में जोतों का औसत आकार कितना घटकर रह गया है। तो देखिएगा कितना घटकर रह गया, क्या 1.84 हेक्टेयर, 2.3 हेक्टेयर या 1.9 हेक्टेयर या 1.55 हेक्टेयर। तो याद रखिए इसका आंसर जो है वो आपका ए नंबर सही है कि 1.55 हेक्टेयर जो था वो आपका लगभग हो गया घटकर। फिर लिखा हुआ है कि किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी। देखिए आप क्या करें इसमें, देखो ये नंबर पूरी तरह गलत है, ये नंबर भी गलत है, ये नंबर भी आपका गलत हो जाता है, जबकि इसका आंसर जो है वो ए नंबर था। हम जब बात करेंगे कृषि जोतों की, जिसमें किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी, जिसने कहा था कृषि पर भी कर लगाया जाए, ऐसा किस समिति ने कहा था, ये आपको बताना। तो देखिए इसका अगर हम ए ऑप्शन की बात करेंगे तो ए ऑप्शन पूरी तरह से गलत है। फिर इसके बाद बी नंबर की बात करेंगे तो बी नंबर भी गलत है। फिर इसके बाद सी नंबर की बात करते तो ज्ञान प्रकाश समिति, ये घोटाला है, चीनी घोटाला से संबंधित थी। फिर जो राज्य समिति बढ़ती है, इसका आंसर आपका राज्य समिति बन जाती है। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, भारत में जोतों का औसत आकार घटने का क्या कारण है? उत्तराधिकारी का नियम, चकबंदी या कृषि का नियंत्रण या भूस्वामित्व की ललक। जोतों घटकर क्यों कम हो रहे हैं, इसका कारण बताइए। उत्तराधिकारियों के नियम के कारण या चकबंदी के कारण या कृषि का यंत्रीकरण के कारण या भूस्वामित्व भूस्वामित्व की ललक के कारण। देखो इससे ये तो पता चलता है कि 4 नंबर आपका बिल्कुल आएगा, क्योंकि हर व्यक्ति को भूमि की ज़रूरत है और वो इसके लिए लालायित है प्राप्त करने के लिए। उत्तराधिकारियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जोतों का आकार भी घटता जा रहा। तो 1 और 4 तो बिल्कुल कंपलसरी ही हो जाएंगे, लेकिन अब हम लोग ऑप्शन से उठा के करना शुरू करें। देखो ए नंबर तो पूरी तरह से आपका गलत है। अगर हम बात करेंगे 4 नंबर में, तो देखो सभी नहीं है, चकबंदी सभी जगह लागू नहीं है। तो अब इसके बाद में 3 नंबर, क्या कृषि यंत्रों की कमी है? क्या कृषि का यंत्रीकरण? हमें तो नहीं लगता है कि ये सही है। तो इसका जो आंसर सही है वो 1 और 4 आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें उत्तराधिकारियों की संख्या बढ़ गई है और भूस्वामित्व की ललक है, इसके कारण आपकी कृषि जोतों की संख्या घटती जा रही है। फिर लिखा है कि भारत में कृषि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? भारत में कितने परसेंट कृषि का भाग सिंचित है, ये आपको बताना। क्या पूरा भाग सिंचित है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कि पूरा भाग कृषि का सिंचित हो। क्या आधा भाग सिंचित है? ऐसा भी हमें नहीं लगता है कि मतलब आधा भाग सिंचित हो। क्या 1/3 भाग सिंचित है?
ये बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है कि 1/3 भाग आपका सही हो जाता है, जबकि 1/4 भाग भी पूछता तो ये भी सही नहीं था। 1/3 भाग कृषि का आपका सिंचित है, मतलब 3 भाग में 1 भाग सिंचित है, 2 भाग आपका असिंचित है। फिर बात करेंगे हम लोग 5 में लिखा हुआ भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है। तो याद रखिए भारत में सिंचाई के सबसे महत्वपूर्ण साधन जो है वो आपके कौन से हैं। तो देखिए आप जानते हैं ना तो नहरों से ना तो तालाबों से इतनी ज़्यादा सिंचाई होती है, ना कुओं से सिंचाई की जाती है। अब देखिए बचा नहर और नलकूप, तो नहरों से भी नहीं की जाती है। आपके सबसे ज़्यादा कृषि जो की जाती है वो आपके नलकूप से की जाती है। इसका आंसर नलकूप नहीं दे रहा भाई, ऐसा क्यों? देखिए उसने अगर उत्तर प्रदेश पूछता मेरे मित्र, अगर वो यूपी पूछता तो यूपी में सिंचाई का साधन प्रमुख क्या था, तब फिर नलकूप था। लेकिन संपूर्ण भारत में सिंचाई का साधन पूछा है तो उसका आंसर संपूर्ण भारत में नहरें बन जाती। ठीक है, 5 के बाद 6 नंबर लिखा। कहता है कि कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है कमान क्षेत्र विकास के अंतर्गत? तो याद रखिए क्या आपकी नहरों से जल का वितरण, पक्की नालियों का निर्माण, या फिर आपका खेतों की ढाल को मंद करना, समतल तथा समतल बनाना, ये भी शामिल नहीं। अब आपका देखो जो डी नंबर था ये तो है ही नहीं, क्योंकि मतलब कहता है कि जो व्यक्ति कृषि जोतों को न्याय संगत उपलब्ध कराने के लिए जल वितरण की चक्रपूर्ति, ये भी समतल नहीं, मतलब ये भी शामिल नहीं है। तो कुल मिलाकर के इसके तीनों ऑप्शन शामिल नहीं है इसके अंतर्गत। फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है भारतीय कृषि में सिंचाई सुविधा का 100% सदुपयोग नहीं हो पाता है। इस कारण में कौन सा असत्य है? मतलब किस कारण भारतीय कृषि में सिंचाई सुविधाओं का 100% उपयोग नहीं हो पाता है? क्यों नहीं हो पाता ये आपको बताना है। कि सिंचाई परियोजनाएं समय पर पूर्ण नहीं हो पाती हैं। सिंचाई परियोजनाएं समय पर पूर्ण नहीं हो पाती हैं। 1 बी नंबर में जल के वितरण हेतु नालिकाओं का निर्माण एवं भूमि का समतलीकरण नहीं है। सी तीसरा ऑप्शन है कि कृषक सिंचाई सुविधाओं के सदुपयोग के प्रति जागरूक नहीं है, या अधिकांशतः आवश्यकता से समय जल उपलब्ध नहीं होता है। देखिए हमें तो ऐसे ही लगता है कि कई सारी समस्याएं हैं इसमें, जैसे सिंचाई परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पाती हैं, ये ऑप्शन था। जल वितरण हेतु नालिकाओं का निर्माण और भूमि का समतलीकरण नहीं है। बिल्कुल सही बात है भाई, भूमि समतल कहाँ है हमारी पूरी तरह से। कृषक सुविधाओं को सदुपयोग प्रति उन्हें जागरूक, मतलब कृषक को जागरूक ही नहीं किया जाता। इतनी सारी सुविधाएं सरकार दे रही है और अधिकांशतः आवश्यकता होती तब ये आपका प्राप्त नहीं होता है। तो हमें तो लगता है ना तो मतलब ए बी भी नहीं है, बी 2 3 भी नहीं है, 3 2 नहीं है, और ये आंसर आपका डी नंबर सभी बन जाएगा कि सभी आपकी बिल्कुल सही है। फिर लिखा है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत का मंदिर की उपमा दी थी? ये हम आपको क्वेश्चनों में बता चुके हैं। 5 क्वेश्चन में पढ़ाया था कि किस प्रधानमंत्री ने या किस व्यक्ति ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। हमने बताया था कि दामोदर नदी घाटी परियोजना का उद्घाटन के दौरान इन्होंने ये बात बोली थी कि आधुनिक भारत का मंदिर हम किसे कहते हैं। तो याद रखिए आधुनिक भारत का मंदिर के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? ना तो ए को जानते, ना ही आपके बी सी को जानते, ना डी को। बी नंबर इसका आंसर सही है। फिर लिखा हुआ है कितनी सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजनाओं को बृहद सिंचाई परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब कितनी सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजनाओं को बृहद सिंचाई परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो याद रखिए 2000 हेक्टेयर से अधिक, या फिर 5000 हेक्टेयर से अधिक, या 10,000 हेक्टेयर से अधिक। तो इसका आंसर जो बनेगा वो 10,000 हेक्टेयर से अधिक इसका आंसर सही है। फिर क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 10 नंबर में लिखा है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में प्रवेश करता है?
तो ये क्वेश्चन भी आपको बता चुके हैं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो होता है वो सर्वप्रथम किस राज्य में प्रवेश करता है। क्या तमिलनाडु से सबसे पहले प्रवेश करता है, महाराष्ट्र प्रवेश करता है, गोवा से प्रवेश करता है या केरल से प्रवेश करता है। तो याद रखिएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य से सर्वप्रथम प्रवेश करता है। तो याद रखिए इसका आंसर ना तो तमिलनाडु है, ना महाराष्ट्र है, ना गोवा है, इसका आंसर केरल है। केरल से आपका सबसे पहले प्रवेश करता है जून के महीने में। फिर लिखा भारतीय राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता है। मतलब वो आपसे ये पूछ रहा कि एक दिन में एक व्यक्ति को सबसे ज़्यादा दूध उपलब्ध है वो ऐसा कौन सा राज्य है। लेकिन इतना याद रखिएगा ना तो इसका आंसर आप लोग जो उत्तर प्रदेश दे रहे हैं वो भी नहीं है। लेकिन एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई, मज़ा नहीं आ रहा, समझ रहे हो कि नहीं। क्लास को एक बार धांसू तरीके से शेयर कर दीजिएगा और 9 बजे वाली क्लास में आना मत भूलिएगा सभी लोग। और क्लास को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है मित्र। तो इसके बाद आपका लिखा हुआ है हरियाणा, हरियाणा भी नहीं है, केरल, केरल भी नहीं है। इसका आंसर क्या है, पंजाब आंसर सही है। इसमें प्रति व्यक्ति दूध की मात्रा अधिक उपलब्ध है। फिर लिखा है पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी ग्राम है। मतलब एक व्यक्ति को कितने ग्राम दूध डेली मिलता है, एक दिन में मिलता है। क्या 640 ग्राम मिलता है, नहीं। 650 ग्राम मिलता है, 750 ग्राम मिलता है, या फिर 900 ग्राम मिलता है। तो 900 ग्राम भी नहीं है, 800 ग्राम जो है वो एक व्यक्ति को दूध आपका उपलब्ध है। 12 की बात करेंगे। 13 में लिखा हुआ है नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो याद रखो नीली क्रांति का संबंध क्या नील की कृषि से, उत्पादन से, या मुर्गी पालन से, या फिर मत्स्य पालन से, या पीने योग्य जल की उपलब्धता से। तो याद रखो ना तो पीने वाली जल की उपलब्धता है, ना खील की खेती है, ना मुर्गी पालन है। इसका आंसर जो सही है वो मत्स्य पालन है। मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ये आपको बताना था। मतलब मछली पालन में भारत विश्व में किस नंबर का देश है। तो याद रखो पहले नंबर का तो है ही है नहीं, ना तो आपका दूसरे नंबर का है भारत दूसरे पर अब प्रेजेंट टाइम में आ गया है, ना पहले अब प्रेजेंट टाइम में कह सकते हैं पहले तीसरे, चौथे, पाँचवें पर भी नहीं था। तो याद रखो इसका आंसर जो है मछली उत्पादन में विश्व में भारत दूसरे नंबर पर आता है। फिर लिखा एशियाई मत्स्य उत्पादन केंद्रों में भारत का कौन सा स्थान है। तो याद रखो क्या पहला है, नहीं है। क्या दूसरा है, दूसरा ही है। ना तो तीसरा है ना चौथा है। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में भारत में सोयाबीन सबसे अधिक किस राज्य में उत्पादित होता है। सोयाबीन के सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से राज्य में होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बहुत जल्द आंसर दिया करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं और आप लोग बराबर इनके आंसर नहीं दे पाते हैं। तो याद रखो ना तो इसका आंसर बी सही है उत्तर प्रदेश, ना बिहार सही है, ना राजस्थान। मध्य प्रदेश को हम लोग सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन होता है। फिर लिखा मोटे अनाज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। जो मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का वगैरह उत्पादन करता है, ये मोटे अनाजों में आता है। ना तो आपका उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। क्या महाराष्ट्र ऑप्शन में है, नहीं है। क्या आपका कर्नाटक सही है, नहीं है। तो इसका आंसर जो सही है वो राजस्थान है। मोटे अनाजों में सबसे ज़्यादा मक्का, ज्वार, बाजरा राजस्थान में उत्पादन होता है। फिर लिखा भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो याद रखिए बिहार में भी नहीं होता है आलू का उत्पादन, पंजाब में भी नहीं होता है, ना पश्चिम बंगाल में। इसका आंसर जो सही होने वाला है उत्तर प्रदेश सही है। फिर लिखा है मूंगफली के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है आपका। देखिए मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है। ना तो तमिलनाडु, ना आंध्र प्रदेश है, और आपका ना तो महाराष्ट्र है। इसके नंबर पर आपका गुजरात आंसर सही है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन जो करता है वो आपका गुजरात राज्य करता है। फिर बात करेंगे हम लोग 20 नंबर में लिखा चावल उत्पादन राज्यों का आरोही क्रम कौन सा है जो चावल का सबसे अधिक उत्पादन करते हैं। मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर इसके बाद में दूसरे नंबर का बड़ा, फिर तीसरे नंबर का बड़ा, इस तरीके से बताना। देखो आप इतना जानते हैं कि चावल के उत्पादन में पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है, लेकिन उसने क्या किया कि पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल यहाँ भी दिया और यहाँ भी दिया। अब दूसरे नंबर पर क्या उत्तर प्रदेश आता है या महाराष्ट्र आता है। तो याद रखिए अब आपको इस तरीके से ढूंढना। देखो ए नंबर तो है ही नहीं और ना ही आपका डी नंबर है। अब आप बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में चावल दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है।
पहले नंबर पश्चिम बंगाल, फिर वहाँ पे लिखा कपास उत्पादन का आरोही क्रम में राज्यों को बताना कि कौन सा राज्य आरोही क्रम में कपास का उत्पादन करता है। अवरोही क्रम में मतलब जो सबसे ज़्यादा पहले कपास का उत्पादन करता है, फिर दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर। देखिएगा आप इतना जानते हैं कि पहले नंबर पर आपका गुजरात है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, लेकिन उसने तीसरे नंबर तक ले गया। देखो तीसरे नंबर पर, पहले नंबर में आंध्र प्रदेश दे दिया उसने तीसरे नंबर वाला, और चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश, ये सी नंबर दे दिया। देखो आपके ए ऑप्शन मतलब सी नंबर और बी नंबर ये तो कट जाते हैं, आंध्र प्रदेश वाला आपका सही हो जाता है, ना कि बी नंबर। तो गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में कपास की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। फिर याद रखिएगा लिखा है दलहन उत्पादन में आरोही क्रम बताना कि दाल के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। देखो अब आप इसमें भी जानते हैं कि दाल के उत्पादन में मध्य प्रदेश जो होता है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो उत्तर पहला ऑप्शन तो वैसे भी आपका कट जाएगा ये वाला, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है नहीं, और सी नंबर भी कट जाएगा। अब बचा हुआ बी नंबर और सी नंबर। तो अब आप क्या उत्तर प्रदेश दलहन के उत्पादन में दूसरे नंबर पर आता है, एक तो ये और यहाँ महाराष्ट्र। अगर आप इतना जानते तो फिर एक तो ये नंबर और ये नंबर आप ऐसे ही कट सकते थे। तो फिर आपका उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर नहीं आता है दाल के उत्पादन में, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, फिर आपके आंध्र प्रदेश आता है। फिर लिखा है कि भारत का सर्वप्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है जो आपके रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। तो याद रखिएगा भारत का सर्वप्रमुख राज्य जो है रबड़ उत्पादक कौन सा है। तो याद रखिए इसमें ना तो आंध्र प्रदेश आता है, ना तमिलनाडु है, ना कर्नाटक है। भारत का रबड़ उत्पादन में केरल राज्य का नाम आता है। केरल राज्य जो है वो रबर के उत्पादन में पहले नंबर पर है। फिर लिखा है 24 नंबर में भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो याद रखो ना तो मध्य प्रदेश आम का उत्पादन करता है, ना महाराष्ट्र करता है, ना आंध्र प्रदेश करता है। उत्तर प्रदेश आम का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे इसमें गलत दिया है, इसका आंसर उत्तर प्रदेश सही है। लिखा प्याज के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। सभी लोग एक बार खींच के क्लास को शेयर कर दीजिएगा, तेज़ी से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा, फिर हम लोग क्लास की अपनी शुरुआत करेंगे। मित्र जल्दी से बताइए प्याज के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है। तो याद रखो पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य आपका आता है, तो याद रखिएगा इस कंडीशन में प्याज में ना तो पश्चिम बंगाल आता है, ना उत्तर प्रदेश आता है, ना बिहार आता है, महाराष्ट्र राज्य सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन करता है। फिर देखिए लिखा हुआ अंडा उत्पादन में भारत का कौन सा विश्व में स्थान है। क्या भारत विश्व में सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें पे आता है। देखिए भारत पहले पे तो नहीं अंडा उत्पादन में, ना आपका कहाँ पर ये दूसरे पे दिखता है, ना तीसरे पे, और पाँचवें राज्य में भारत अंडा उत्पादन में आता है। फिर लिखा है विश्व में सबसे बड़ा अफीम का उत्पादक देश कौन सा है जो सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन करता है। क्या आपका अफ़गानिस्तान है। हाँ, आपका अफ़गानिस्तान जो है वो विश्व में सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन करता है। ना म्यांमार करता है, ना ईरान, ना लाओस। फिर लिखा हुआ है कि भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा कृषि भूमि जो है वो किस फसल पर, मतलब कहने का मतलब ये है कि कौन सी कृषि सबसे अधिक भूमि पर की जाती है। क्या मक्का किया जाता है, कपास किया जाता है, चावल की जाती, गेहूँ की जाती। इसका आंसर दीजिएगा। आज हम लोग केवल 30 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि 9 बजे वाली भी क्लास है, उस क्लास को भी देखना है, तो उसके लिए थोड़ा सा तैयारियां करनी होती हैं, क्योंकि उस क्लास को भी आपको पढ़ाना होता है। तो इस क्लास को आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में 9 बजे वाली क्लास कंप्यूटर की क्लास में सभी लोग आना मत भूलिएगा, क्योंकि 9 बजे वाली क्लास कंप्यूटर की बहुत एक शुरू से स्टार्ट की जाएगी, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की जाएगी। उस क्लास में मत जुड़ना भूलिएगा। उस क्लास में 100% आपको आना है, सभी मित्रों को भी लेकर रखे आना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिएगा, ना तो कपास होगा, ना मक्का होगा, ना आपकी गेहूँ होगी। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर वो कृषि की जाती है वो चावल की जाती है। फिर लिखा है 29 नंबर में सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है, ये आपको बताना था। तो याद रखिए सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा। तो देखिएगा सब्जी उत्पादन में ना भारत का ना तो पहला है और ना तो चौथा है, दूसरा है या तीसरा है, ये अब आपको बताना है।
तो ना तो तीसरा है, और दूसरे नंबर पर भारत सब्जी उत्पादन में आता है। फिर आपका लिखा हुआ भारत में किस फसल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो याद रखो, इसमें देखो फल दिया उसने, फल की कृषि के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्रफल यूज किया जाता है। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर कौन सी फल की फसल की जाती है ये बताना। क्या कटहल की जाती है? बिल्कुल भी नहीं। क्या लीची की जाती है? बिल्कुल भी नहीं। क्या आम किया जाता है? तो हाँ भाई साहब, आम की फसल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर की जाती है। तो ये हमारे आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और कहें तो हम 10 क्वेश्चन आपके और भी कंप्लीट करा दें। बोलिएगा, जल्दी से बोलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतने ही 30 ही क्वेश्चन रखते हैं। फिर हम लोगों की 9 बजे वाली भी क्लास करनी है, क्योंकि दिक्कत होती है उस क्लास में भी। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। और जो लोग पहली बार चैनल पर जुड़े हैं या बाद में जुड़ते हैं, क्लास को देखते हैं, वो लोग क्लास को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि आपको निर्धारित इस तरीके के वीडियो कंटिन्यू आपको मिलते रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ये जीएस की प्रैक्टिस क्लास है आरओ के लिए, ये और फॉरेस्ट गार्ड के लिए, और जूनियर असिस्टेंट के लिए, यूपी पुलिस के लिए। जितने लोग भी पढ़ रहे हैं इसको कंटिन्यू पढ़ते रहिए। 9 बजे 8 बजे प्रैक्टिस क्लास होगी, 9 बजे आपकी कंटिन्यू क्लास चलेगी। ठीक है, तो इस क्लास में सभी लोग जुड़ते रहिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।